नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देना शुरू कर चुके हैं अपनी बायोलॉजी क्लास। बच्चों, आज आपकी क्लास में देखो पिछले कई दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई है, तो आज हम फिर शुरू करते हैं क्लास आपकी। आपको कुछ याद रहा होगा बेटा कि हम जो पीछे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भैया मादा जनन तंत्र, यानी कि मानव में जो मादा होती है, महिला है, उसके जनन तंत्र के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि इसमें अंग होते हैं बहुत सारे। एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंडवानियाँ होती हैं, गर्भाशय, योनि, भग और सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं। तो भैया एक जोड़ी अंडाशय हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। अंडाशय आपने पढ़ लिया, इसका आकार कैसा होता है और अंडाशय के अंदर ही किस प्रकार से प्रारंभिक पुटिका, फिर प्राथमिक पुटिका, फिर द्वितीयक पुटिका, फिर ग्राफिन पुटिका बनती है और जिससे अंडोत्कर्ष की प्रक्रिया होती है तथा अंडा बाहर निकलता है। ठीक है जी। और कॉर्पस लुटियम का निर्माण होता है। ये सब समझ गए। अब इसके बाद में जो अगला आप ये सब हेडिंग जो मैंने बताया पीछे भी, ये सभी आपके एक जोड़ी अंडाशय के अंदर ही आते हैं। अब जो आपका नंबर सेकंड अंग कौन सा है बेटा? एक जोड़ी अंडवानियाँ। ये आपका आज का हेडिंग रहेगा, एक जोड़ी अंडवानी। मेरे सामने यहीं से नहीं हुआ है, अंडवाहिनियाँ। ठीक है, तो आप डाल लो बेटा हेडिंग आगे से, एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ। देखो मैं समझाने के लिए आपको फिर से एक डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, इस तरीके से। देखो ये आपके अंडाशय लगे हुए हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो मैंने क्या बताया कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये आपके स्नायु तंत्र से जुड़ी रहती हैं और ये क्या आपके अंडाशय, दोनों अंडाशय हो गए, लेफ्ट का भी हो गया और राइट का भी हो गया। अब ठीक है, और अब बेटा ये जो चीज़ दिख रही है बीच में आपको, ये क्या आपका गर्भाशय यानी कि यूटेरस होता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक नलिका दिख रही है, यही है भैया आपकी अंडवाहिनियाँ या फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका बोलते हैं इनको, या अंडवानियाँ। एक जोड़ी हो गई, इधर की अलग हो गई, इधर की ये अलग हो गई। तो हम आज जो हमें पढ़ना है, हम अंडाशय पूरा पढ़ चुके हैं। अंडाशय के अंदर किस प्रकार से अंडे का उत्पादन होता है या अंडोत्कर्ष वगैरह होता है, वो हमने देख लिया है। आज का जो हमारा हेडिंग है वो क्या है? एक जोड़ी अंडवानियाँ। इसके विषय में हमको भी पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या पढ़ेंगे आगे कि यह अंडवाहिनी जो होती है अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ रही नहीं जोड़ रही है। ये अंडाशय हो गया, ये आपका गर्भाशय हो गया। तो इसको जोड़ने के लिए बीच में क्या उपस्थित है? ये भैया अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन नलिका उपस्थित है। और ये क्या होती है? प्रत्येक अंडवाहिनी की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अच्छा, अब इसके कुछ भाग होते हैं। अगर मैं इसको प्रॉपर रूप में देखूं यहाँ से, तो इसमें बीच में एक छेद रहेगा और इसके चारों ओर उंगली के समान रचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर इस वाले सिरे पर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऐसी रचनाएं पाई जाएंगी और पीछे इस तरीके का होगा, कीप के आकार की होती है और घूम के ऐसे जाती है आपके गर्भाशय की ओर, इस तरीके से जाती है। तो ये जो रचना है इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम, या हिंदी में बोलते हैं रोमाभिकीप। रोमाभिकीप, कीप तो समझते हैं आप लोग, आपने केमिस्ट्री लैब में करा हो। कीप जो होता है ना, जिससे ऊपर चौड़ा होता है इस तरीके का, ये कीप होता है इस तरीके का, है ना। ये यहाँ से चौड़ा है, पीछे से पतला होता है, तो इसे कीप तो हो गया। और ये रोम, इस पर रोम लगे हुए हैं, एक उंगली के समान प्रवर्ध निकले होते हैं। ये जो निकले होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? झालर या फिमरी कहते हैं। उंगली के समान जो निकले हुए हैं रचना, झालर या फिमरी। मैंने कहा था ऐसे रचना निकली होती हैं जो कि बीच में एक छेद होता है, जिसे कि आप कीपक बोलते हैं, और ऊपर चारों ओर इसके ये बने होते हैं फिमरी या झालर। और ये क्या काम करते हैं? ये इस तरीके से रहते हैं और जैसे ही आपके अंडाशय से कोई अंडोत्कर्ष होता है, यानी कि ग्राफिन पुटिका फटेगी, उससे अंडा बाहर निकलेगा, तो उसी को ये जो झालर है ये इस तरीके से पकड़ लेते हैं और पकड़ के अंदर की ओर उसमें ये यहाँ से उस अंडे को भेज देते हैं। समझ गए मेरी बात को? क्या क्या प्रोसेस हो रहा है बेटा? तो मैंने बता रहा हूँ आपको कि फैलोपियन नलिका का जो भाग है वो क्या है? ये उंगली समान रचना होती है, इसको फिमरी या झालर या फिमरी आप कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड लिख दिए मैंने। कहते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ये इसे बोलते हैं रोमाभिकीप। कीप आगे से चौड़ा होता है, पीछे थोड़ा पतला होता है। ठीक है, और ये जो रीजन है इसका पीछे वाला, इसे बोलते हैं फलसिका या तुम्बिका। तुम्बिका आप लिख दो, आप तुम्बिका हिंदी वाले लिख सकते हैं, या इसका नेम असली एम्पुला के नाम से जानते हैं हम इसको, एम्पुला।
ठीक है, ये होता है। इसके बाद में इसका अगला पार्ट कौन सा होता है, यहाँ से तो ये खत्म हो गया, अब यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर आएगा, पूरा भाग आएगा। तो यह पूरी आपकी कहलाती है यूटेराइन या फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से लेके और यहाँ तक है, तो पूरी ही फिमरी तक भी, लेकिन जो मुख्य भाग होता है इसका ये बीच वाला ही होता है। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पे होता है एक इसका भाग, इसे बोलते हैं संकीर्ण पथ या इस्थीमस। संकीर्ण पथ या इंग्लिश में बोलें तो इस्थीमस, ISTHUMUS, इस्थीमस। संकीर्ण माने जाने, संकीर्ण माने पतला, नैरो टाइप का हो गया बहुत ज़्यादा, यानी कि ये जो नलिका है ये पीछे जाकर थोड़ी पतली हो जाती है। अब पतली क्यों होती है बेटा, देखो यहाँ पे इसका भी एक मेन रीज़न होता है कि जो ओवम होता है, अंडा होता है, उसे फिमरी या झालर पकड़ लेगी और कीपक नाम के छिद्र से अंदर घुसाकर इसे कीप से होती है और नलिका में आ जाएगा। लेकिन ये संकीर्ण पथ पे जाके रुक जाता है, क्योंकि वो पूरा ऐसा नहीं कि यहाँ से अंडा पकड़ा और सीधा गर्भाशय में चलेगा, ऐसा नहीं होता है। अब ये इस्थीमस यानी कि संकीर्ण पथ पे जाके रुक जाएगा, और इस दौरान जब मादा की नर से मीटिंग होगी ना, तो वो सेक्स के दौरान अपना नर जो वीर्य स्खलन करेगा, और वीर्य में जो शुक्राणु होंगे यहाँ से वो इस्थीमस तक पहुँचेंगे। और यही इस्थीमस यानी कि संकीर्ण पथ ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कि जो कि आपके अंडाणु को अंडे को आगे जाने से रोक देता है। तो इस प्रकार इस संकीर्ण पथ से होते हुए शुक्राणु अंदर जा सकते हैं। तो शुक्राणु तो अंदर जाएंगे, लेकिन अंडा इधर नहीं आ पाता है। और जब ये दोनों यहीं पर कहीं रुके रहते हैं बीच में, और यही एक वैसा क्षेत्र या रीजन होता है जहाँ पर कि आपका निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूरी होती है। समझ पाए मेरी बात को? मैं बेटा आपसे कह रहा हूँ, ये अंडाशय से अंडा बाहर निकला, फिमरी की ध्यालनों से पकड़ लिया, और जो बीच में छेद है इस नलिका का उसे बोलते हैं कीपक। कीपक के द्वारा वो अंदर पहुँच गया, और इसके भाग से होता हुआ वह इस्थीमस पतली होती है, उससे आगे नहीं जा पाएगा अंडा, तो बीच में कहीं रुक जाएगा। और इस दौरान जब भी सेक्स होगा तो स्पर्म आपका पहुँच जाएगा यहाँ तक, और यही वो क्षेत्र होता है जहाँ पर कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। समझ मेरी बात को? इसके बाद में अब अंडवानी तो समझ गए अब क्या होती हैं। इसके बाद में आप अगला हेडिंग कौन सा है आपका, गर्भाशय। देखो हमने ये पढ़ लिया, अब बात पढ़ेंगे हम गर्भाशय की। गर्भाशय या हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चादानी भी कह देते हैं, लोकल लैंग्वेज में बच्चादानी भी इसको कह देते हैं। अब यह क्या होती है, यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है और 3 सेंटीमीटर लगभग चौड़ी होती है। गर्भाशय बच्चादानी देख ला, ये छोटी सी रचना है एक, और इसके अंदर ही बच्चा भी रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्नायु या जो पेशी होती है वो खींचने वाली होती हैं, जो कि एक बच्चे के साइज को भी, बच्चा कितने किलो का होता है, लगभग 2.5-3 किलो का, 4 किलो तक का बच्चा हो जाता है मादा के गर्भाशय में, उसे भी झेल सकती हैं आसानी से। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में इसकी अगर हम आकार बताएं तो वो कितना है बेटा, वो है कुल 7.5 बाई 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, इतनी ही चौड़ी होती है, और लगभग नाशपाती का आकार की होती है। अगर मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करूँ इस तरीके से, तो देखो मैंने आपको बनाई, ये तो आपके क्या हो गए, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब हो गए, ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती है और नीचे थोड़ी ये पतली होती है, इस तरीके से होता है। तो ये जो क्या है, गर्भाशय हो गया। अब इसमें जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है, कि गर्भाशय में भैया मुख्य रूप से 3 परत होती हैं। ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, इसमें 3 लेयर होंगे, 3 परत होती हैं। पहली परत कौन सी होती है, पेरीमेट्रियम। आप हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी वाले बेटा, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। दूसरी कौन सी होती है, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और बेटा लास्ट में तीसरी कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इसमें अंतर समझ लो। पेरीमेट्रियम कौन सी होती है, सबसे बाहर की, एक पतली झिल्ली होती है, झिल्ली में रचना होती है, ये सबसे बाहर की, बाहर पेरी माने पर्दी होगी, समझ लो, एक पर्दी वाली पेरी वाली, पेरीमेट्रियम बाहर की पतली रचना होती है। नंबर 2, दूसरी क्या है, मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के नीचे एक मोटी पेशीय स्तर की रचना होती है, जो कि आसानी से संकुचित हो सकती है। मायोमेट्रियम की वजह से ही जब बच्चा बच्चेदानी में होता है तो उसका साइज लगातार बढ़ता रहता है, और वो आसानी से एक बच्चे को सहन कर सकती है, बियर कर सकती है। तो मायोमेट्रियम क्या कौन सी लेयर होती है, मायोमेट्रियम भैया अपने विस्तार करने में सक्षम होती है। ये एक मोटी एक पेशीय स्तर होता है, समझ पाए मेरी बात को, जो कि गर्भावस्था में बहुत बड़ा होने में सक्षम है। और वहीं लास्ट में क्या आपकी एंडोमेट्रियम, ये
मायोमेट्रियम के सबसे अंदर की ओर, गुहा की ओर लगा होता है एक लेयर होती है, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर ऐसी होती है बेटा कि हर महीने बनती है। जैसे ही हर महीने बनेगी, इसका विकास होगा, और अगर बच्चे मतलब कि मेल फीमेल का गैमीट यानी कि शुक्राणु और अंडा नहीं मिले हैं, तो यह हर महीने ये टूट फूट कर वेजाइना यानी योनि के द्वारा योनि स्राव हो जाता है, जिससे रजोस्राव बोलते हैं, यानी कि एमसी कहते हैं। तो जो महिलाओं में हर महीने एमसी होती है, वह एंडोमेट्रियम लेयर ही टूट कर पूरी डीजेनरेट हो जाती है, पूरी नष्ट हो जाती है, और वो योनि स्राव के द्वारा महिला के गर्भाशय से या योनि से बाहर निकल जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आपने क्या पढ़ा? अंडवानियाँ पढ़ ली आज, और गर्भाशय आपने पढ़ लिया। मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, और नोट्स में जो लाइन मैंने नीचे अंडरलाइन की है, आपको वही नोट करनी है। ज़्यादा नोट करने के चक्कर में मत पढ़ना। कोशिश करना जो चीज़ आप लिख रहे हैं बेटा, अपने हाथ से लिखो, समझ के लिखो उसको, और उसको याद करने की कोशिश भी करो। थैंक यू।